हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको एक बहुत ही सीरियस बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि ये देश के ये व्यक्ति ने हमारे शेयर मार्केट के ऊपर हमला किया। ये देश के ये कंपनी ने हमारे देश की कोई ग्रुप कंपनी के ऊपर अटैक किया। क्या सही है, क्या गलत है, वो हम सब न्यूज़ मीडिया से जानते रहते हैं। मेरे को उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको गाइड नहीं करना है, पर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर के रूप में मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। ये एडवाइस तो नहीं कह सकते, पर एक अच्छी बात कह सकता हूँ मैं कि हम लोगों को एक खराब माहौल में कैसे अच्छे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और माहौल को सुधारने के लिए हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर कैसे देश की तरक्की को आगे ले जा सकते हैं। एक सिंपल सा फंडा है। आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ, कोविड आया, लगातार सब कोई स्टॉक बेच रहा था, पर उस टाइम पे किसी के पास लेने के लिए पैसे नहीं थे। शायद हर कोई समझ सकता था कि कोविड बहुत बड़ी परेशानी है, इससे जूझने के लिए, इससे बचने के लिए हमको सेविंग्स चाहिए। पर इस टाइम पे भी अच्छे इन्वेस्टर जो थॉटफुल इन्वेस्टर थे, उन्होंने अच्छे अच्छे शेयरों में अच्छे अच्छे पैसे लगाए। जैसे मैं आपको एक मेरा खुद का एक एग्जांपल बताऊं कि उस टाइम पे अशोक लेलैंड सिर्फ मिल रहा था 48 रुपीज आसपास में ट्रेड कर रहा था। शायद ये 19वां 20वां या लॉकडाउन का 21वां दिन था। तो जब लो ट्रेड कर रहे हैं तब लोग भाग रहे हैं, और जब हाई ट्रेड कर रहा है तब हर कोई ले रहा है। तो ये क्या है, ये कि ये रिटेल इन्वेस्टर की एक बहुत बड़ी गलती है। हमको क्या करना है कि जब भी कोई लेने वाला नहीं है, अभी आपको पता है कि कोई बोल रहा है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर ये आउट ऑफ इंडिया से एक बड़ा अटैक हुआ है। मैं मानता हूं कि ये एक जरिया है, इससे रिटेल इन्वेस्टर को नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए फायदा यही है, चाहे कोई भी शेयर हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में हो, चाहे आप रिटेल इन्वेस्टर हो। देखो, हमारे देश की ताकत आज के दिन में यंग जनरेशन है। आप देख रहे हो कि लगातार एफआईआई बेच रहा है तो डीआईआई परचेज कर रहा है, लगातार एफआईआई प्रॉफिट बुक कर रहा है तो यंग जनरेशन परचेज कर रही है, लगातार हमारा म्यूचुअल फंड में भी फ्लो बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि अब कोई, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, उससे किसी के कंपनी से हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत बेनिफिट एक दूसरे कॉरपोरेट्स को देते हैं तो बेनिफिट रहता है। पर ये जो अटैक हुआ है उससे क्या रिटेल इन्वेस्टर को डरना चाहिए? तो मैं बोलता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि यही रिटेल इन्वेस्टर को अच्छी तरह इन्वेस्ट करने का मौका है। जब भी कोई भी चीज आपको लो ट्रेड कर रहे हैं तब धीरे 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 अच्छी पोजीशंस बनाना है। जब भी ये हाई ट्रेड कर रहा हो तब हमको उसमें से प्रॉफिट बुक करना है। मतलब जब भी आपको लगे कि अब मार्केट ऑल टाइम पे है, या तो अच्छा मुनाफा कर रहा है, या तो अब सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, तब हमको हमारे पैसे को बुक करना है। मतलब कि वो पूंजी को जिन्होंने हमने उनको लो प्राइस में परचेज किया है, उनको हाई प्राइस में ट्रेड करना है, बेच देना है। क्योंकि वो मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए क्योंकि वो मार्केट का एक अच्छा दौर था, जिन्होंने वही सेम प्राइस को एक अच्छे तौर पे ले गए। वही चीज हमने 150-200 में वो अशोक लेलैंड बेच दिया, क्योंकि तब अच्छा प्राइस मिल रहा था। लोग उस टाइम पे भी आपको बोलेंगे कि ये तो और आगे जाएगा, और हाँ हमको पता है और भी आगे जा सकता है। पर हमने कोई भी शेयर, ये तो एक एग्जांपल है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं आपको। एग्जांपल ये इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी आपने जो भी स्टॉक सिलेक्ट किया है, आप जो भी स्टॉक खुद रिसर्च करके परचेज कर रहे हो, वो स्टॉक में आपके दिए गए टारगेट जब भी अचीव होता है आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सिंपल। अभी बोल रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी ग्रुप कंपनीज को लोन दी है, अभी ये बड़े ग्रुप्स पे अटैक हुआ है तो लगातार हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के शेयर गिर रहे हैं। मैं आपको कोई कंपनी का नाम नहीं दूंगा कि वो लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारी ही सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक की बात करूं तो एसबीआई की। शायद आप सबको, मेरे जैसे एज वाले सभी इन्वेस्टर को पता होगा कि एक समय था कि एसबीआई शायद
1500-1700 आसपास ट्रेड कर रही थी, और उस टाइम पे वो शायद हमने बुक उस टाइम पे परचेस करके शायद हमने उसको 3200-3300 3400 के आसपास जाते हुए देखा है। उसके बाद एक दौर आया कि उनको स्प्लिट किया और वो 360 रुपए में हो गया। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वही 360 आसपास वाला 600 तक गया। अब शायद ये बड़ी जो एक बाहर की शक्ति नहीं है, आप जो बोल रहे हो कि बड़े लोगों ने शॉर्ट सेलर किया है, ये किया है, उसमें हमको नहीं पढ़ना है। हमको यही देखना है कि क्या ये सही है, क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या हमको ये सही प्राइस लग रही है ये स्टॉक में स्पेसिफिक इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमको उसमें पैसे डालने चाहिए। अभी लोग बोल रहे हैं कि अदानी का एफपीओ नहीं आया तो हमको वो शेयर नहीं लेना चाहिए। मैं भी बोलता हूं कि ऐसे झंझट वाले शेयर में नहीं पड़ना चाहिए। हम रिटेल इन्वेस्टर को सही वाला ही पकड़ना चाहिए ताकि वो आगे जाके हमको अच्छा मुनाफा दे। पर क्या इससे हमको नुकसानी हो सकती है अदानी शेयर लिया तो? मैं बोलता हूं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि बहुत बड़ी ताकत से, बड़ी तादाद से कोई लोग शेयर बेच रहे हैं तो नीचे गिरेगा ही। पर जब भी स्टेबलाइज होगा, जब भी उनका एक सर्टेन लेवल आ जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस पे ट्रेड करना पड़ेगा उनको, और तब जाके वो वापस अपनी रेंज से बाहर निकल के वापस प्रॉफिट करेगा। ये चीज होती ही रहती है। आपने जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी धीरू भाई के टाइम पे देखा होगा। मैंने वो फिजिकल शेयर्स जो धीरू भाई ने फिजिकल शेयर्स जो दिए थे लोगों को, वो मैंने डीमेट भी करवाया है। तो मेरे को पता है कि वो 10 रुपए की वैल्यू आज के टाइम पे क्या हुई है। तो जैसे अभी हम अदानी की बात करें तो अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, ये सारे शेयर्स की वैल्यू कौन से प्राइस में दी थी, अभी कौन से प्राइस में गई थी, और वापस अब ये कौन से प्राइस में ट्रेड कर रही है। कुछ कुछ शायद उनके आईपीओ प्राइस से भी नजदीक है और आईपीओ प्राइस से भी नीचे है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो लेना चाहिए, पर जब भी मार्केट सेंटीमेंट पे हो, टेक्निकली ट्रेड नहीं कर रहा हो, तो हमको देखो, हमारे अभी सीडीएसएल में 7,96,00,000 जितने आसपास एक्टिव डीमेट अकाउंट है, और 3 करोड़ आसपास एनएसडीएल के डीमेट अकाउंट है। तो इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर, यदि ये सारे बाहरी ताकत वाली जो घटना है उसमें जो शेयर बेच रहे हैं, उसमें यदि हमारे रिटेल इन्वेस्टर हर एक कंपनी का एक एक शेयर ले ले, एक एक ही, कोई एक एसबीआई ले ले, कोई एक एलआईसी ले ले, कोई एक अदानी पोर्ट ले ले, कोई एक अदानी पावर ले ले, कोई शायद टेक्नोलॉजी वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो मैं बोलता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनको रिटेलर के सामने, एक आम आदमी के सामने झुकना पड़ेगा। क्यों झुकना पड़ेगा? क्योंकि रिटेलर एक एक शेयर भी ले, उनकी आप टोटल शेयर जोड़ दो ना, ये सारी कंपनी तो 10,000 के अंदर होगा। जैसे मैं बोल दूं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी ने उनको लोन दी है, प्राइवेट बैंकों ने और सरकारी बैंकों ने, उन सबका एक एक शेयर, और अदानी ग्रुप के सारी कंपनीज का एक एक शेयर, यदि ये 10 से 11 करोड़, जैसे अप्रोक्सी 11.5 करोड़ अकाउंट एक्टिव हो गए, उस 11.5 करोड़ अकाउंट है, उसमें से 10 करोड़ अकाउंट एक्टिव होंगे, तो जो भी एक्टिव इन्वेस्टर है वो अगले महीने की जब भी सैलरी होती है या जब भी किसी की इनकम आती है तो 10,000 रुपीज डालेंगे। मैं मिनिमम 5 to 10,000 रुपीज बोल रहा हूं। तो शायद मेरे को नहीं लगता कि दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, उनको इंडियन इकोनॉमी को हिलाने का या तो फिर झुकाने का कभी भी हिम्मत नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर की ताकत है। ये पहले भी हुआ है, होता ही रहेगा। हमको यही देखना है कि उसकी एवरेज प्राइस से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसे समय पे हमारे पास कैश होनी चाहिए। जब भी ऊपर जाए, जब भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो, तब हमको बिंदास बुक करना है, तब एफआईआई वालों को भी देना है, जो भी मांगे उनको देना है। क्यों? क्योंकि हमने जिस प्राइस में इन्वेस्ट किया है उसका 20%, 25%, 48%, इवन 100% रिटर्न, डबल से भी ज्यादा 250% रिटर्न भी मैंने आपको
शुरू शुरू में ही एक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल था कोविड टाइम का, कि एक ही शेयर जो हम सब ट्रेड करते हैं वो कहां से कहां तक पहुंचा और अभी उनकी प्राइस क्या है वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मैं किसी भी शेयर का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, पर ऐसी कोई भी इवेंट हो, ये तो एक एग्जाम्पल है। तो रिटेल इन्वेस्टर को कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उनकी ताकत है वो इन्वेस्ट करे, वो पैसा बनाए, और इसमें जीत रिटेलर की होगी, रिटेलर की होगी, रिटेलर की ही होगी। धन्यवाद। माई सेल्फ प्रशांत सरवैया।